हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली मोशन इन प्लेन चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इसका कंपटीशन और साथ साथ आपके बोर्ड में भी आइदर जेई में या नीट में या सीबीएसई या आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ के अबाउट कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करेगा ना तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ में, जो घड़ी होता है, घड़ी के अंदर देखिएगा जो टिप होता है ना, जो निडल होता है वो क्या होता है, बिल्कुल देखिएगा एकदम जैसे 12 से स्टार्ट हुआ तो वहाँ से देखिएगा एकदम टिक 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 करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगा? 12 पे पहुँच जाएगा। और कभी बारीकी से उसके स्पीड को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट स्पीड के साथ स्मूथली मूव करता हुआ क्या करेगा? 360 डिग्री के एंगल को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। तो अगर 12 से स्टार्ट हुआ और वापस जब 12 पे पहुंचेगा तो वो क्या कहलाएगा? उसका एक रिवॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको और बेहतरीन एग्जांपल के जरिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है या साइकिल का जो व्हील होता है वो क्या होता है? देखिएगा बिल्कुल एक्सल के अबाउट क्या करता है? यूनिफॉर्मली एकदम कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता है? गोल 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 घूमते रहता है। तो ये भी बेहतरीन एग्जांपल है किसका? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए, जैसे आपके घर में फैन होता है, हर किसी के घर में सीलिंग फैन होता है। बहुत ही सिंपल, आप स्विच को ऑन कीजिए, देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा? धीरे धीरे पंखा ग्रेजुअली स्पीड को धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब वो पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल जब एकदम हाई स्पीड को अटेंड कर लेगा तो देखिए एकदम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या करेगा? मूव करता हुआ नजर आएगा। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप किसी भी पंखे के डब्बे के ऊपर देखिएगा ना तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, उसमें देखिए एक आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। अगर मान के चले उस पंखे का आरपीएम है 250 या 270 तो देखिएगा जैसे स्विच को ऑन कीजिएगा तो एकदम धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जब जो भी उसका आरपीएम है, जैसे 270 आरपीएम है या 250 आरपीएम है, जब उस आरपीएम को वो अटेन कर लेगा, जब मैक्सिमम स्पीड को वो अटेन कर लेगा तो उसके बाद उसका आरपीएम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या हुआ करता हुआ नजर आएगा? मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम के जरिए कैसे दिखा सकते हैं? और कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्कल ले लिया, बहुत ही सिंपल, ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। कहीं पे भी ले लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। कहीं पे भी ले लीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस होगा। और आप जानते हो कि मैंने हमेशा से आपको ये बताते आ रहा हूँ, हर लेक्चर में मैं लगभग जब भी मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर होता है तो हम उसमें अक्सर बताते हैं कि ये बॉडी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? कर्विलिनियर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि कर्व के फॉर्मेट में मूव कर रहा है। तो उस केस में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो बस उस पॉइंट पे क्या करना है? आपको टेंजेंट को ड्रॉ कर देना है। तो बहुत ही सिंपल, मान लीजिए हमने इसको मान लिया कोडिंग के लिए, सपोज करते हैं दिस इज पॉइंट ए, मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, इस पॉइंट को मान लिया सी। अगर मुझे ए पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल, देखिए ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए पॉइंट। उसी तरह से अगर मैं ऑफ वेलोसिटी ऑन दिस पार्टिकुलर पॉइंट, अगर मुझे बी पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बी पॉइंट पे बिल्कुल टेंजेंट को ड्रॉ कर दूंगा। तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट बी पॉइंट। यानी कि जिस भी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, उस पॉइंट पे हमें सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन दैट पार्टिकुलर पॉइंट। यानी कि ए पॉइंट पे ये वेलोसिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है, सी पॉइंट पे है तो ये जो डायरेक्शन है ये पार्टिकल का वेलोसिटी सी पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है, बी पॉइंट पे ये पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। देखिए
स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे आप थोड़ा गौर करने का कोशिश कीजिए, हर इंस्टेंट पे आप देखिए, क्या ए पॉइंट पे, क्या बी पॉइंट पे, क्या सी पॉइंट पे डायरेक्शन एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। आपने ये नोटिफाई किया होगा कि हर एक इंस्टेंट पे, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो रहा है? हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। इसलिए अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक इंस्टेंट पे, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका स्पीड जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्पीड हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? यूनिफॉर्म, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट रहेगा। ये यूनिफॉर्म रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कभी भी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा? नॉट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी कि वेलोसिटी हमारा नॉट यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन जो स्पीड होता है वो हर एक इंस्टेंट पे क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट रहेगा। तो बहुत ही सिंपल। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने आपको समझाने का कोशिश किया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ हम लोग मैथमेटिकल पैरामीटर को देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे देखिए, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम किसी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने का बहुत ही अच्छे से कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी बॉडी दो तरह के मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, या तो ट्रांसलेशनल मोशन को एग्जीक्यूट करेगा या रोटेशनल को एग्जीक्यूट करेगा। बहुत ही सिंपल। देखिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में फर्क क्या होता है? तो जब कोई बॉडी कहीं ना कहीं लीनियर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई बॉडी कहीं ना कहीं एक फिक्स एक्सिस के अबाउट गोल 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 क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसे आपका सीलिंग फैन, उसमें क्या होता है? बीच में देखिएगा डंटा होता है, जिसको हम लोग एक्सल कहते हैं, रॉड कहते हैं। उस रॉड के अबाउट आपका सीलिंग फैन क्या होता है? बिल्कुल कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली क्या करता है? रोटेट करते रहता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई बॉडी अगर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि मैंने आपको अभी बताया था। हाँ, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसमें कौन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ही सिंपल, बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बॉडी का जो मास होता है, ठीक वहीं पर अगर रोटेशनल मोशन के अंदर देखा जाए तो कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जो ट्रांसलेशनल मोशन के काम में फोर्स कर रहा था, वही रोटेशनल में टॉर्क काम करेगा। और जो ट्रांसलेशनल मोशन के केस में कौन काम कर रहा था? मास। वो यहां पे कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दो बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? पहला चीज हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहला चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल, आप चाहो तो इसको डेल्टा थीटा से इंडिकेट कर सकते हो। इसको भी हम डायग्राम के जरिए कैसे समझेंगे? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमने क्या बना दिया, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, कोई बॉडी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। बहुत ही सिंपल। अब ये देखिए, ये हमने ले लिया सेंटर, दिस इज पॉइंट ओ। मान लीजिए कि बॉडी ये हमारे पास क्या है? दिस इज आर, ए पॉइंट पे था। अब जब ए पॉइंट पे था तो यहाँ पे टली कहाँ पे है? ए पॉइंट पे, तो रेस्ट पे है। तो हम यहाँ का टाइम क्या मान लेते हैं? t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बॉडी ए पॉइंट से कहाँ पे गया? बी पॉइंट पे। तो ए से बी पे जब गया तो यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ एंगल को कंप्लीट किया। इस एंगल को हम मान लेते हैं θ1। और ए से बी पे जाने में इसको कितना टाइम लगा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम इसको मान लेते हैं t1 सेकेंड। वेरी सिंपल, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा? t1। अब यहीं पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वापस फिर कहाँ पे जा रहा है? इस सी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये ए पे कहाँ पे था? रेस्ट पे, और ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगा? t1। तो ऑब्वियसली देखिए, ए से जब सी पे जाएगा, तो ए से जब सी पे जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना हो जाएगा? θ2। और मान लेते हैं यहाँ पे जाने में इसको कितना टाइम लगा? t3। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनिशियली ये बॉडी ए पे कहाँ पे था? रेस्ट पे, जहाँ पे t इसका था 0। अब t1 टाइम के बाद ए से जो बी पे गया कितना टाइम के अंदर?
t1 टाइम के अंदर कितने डिस्प्लेसमेंट को, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंटिन्यू किया, कवर किया, θ1। और वहीं पे ए से लेकर के सी पे गया कितना टाइम में, t3 टाइम में, तो कितना डिस्टेंस को कवर किया, θ2। अब ये बताइए कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे, सॉरी θ3 कह देते हैं, यहाँ पे सॉरी θ2 मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी t को क्या मान रखा हूँ, 0। अगर मैं इसको t1 मानता, फिर t2, फिर t3 तो ये ठीक था, लेकिन ऑलरेडी मैंने t को यहाँ पे 0 दिखा चुका हूँ, तो ऑब्वियसली ये t1 और t2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बारीकी से समझिएगा, बहुत ही सिंपल। कहीं ना कहीं बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ए से, फाइनली कहाँ पे रीच किया, सी पे। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसका नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताइए, यहाँ तो बॉडी कहाँ पे था, रेस्ट पे, और फाइनली रीच कहाँ पे किया, सी पे। तो ये जो एंगल होगा ये हमें क्या दे देगा, एक्चुअली देखिए ये θ1 है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, θ2। तो θ2 में से θ1 का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू द नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, δθ। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, यहीं पे आपको दिखा देते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, δθ। तो ये हमें क्या दे देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम कह सकते हैं बॉडी कहाँ से गया, t1 से कहाँ पे चला गया, t2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कवर हुआ, θ1 से θ2। तो बहुत ही सिंपल, जो हमारे पास δt होगा वो क्या होगा हमारे पास, t2 माइनस t1। ठीक उसी तरह से जो δθ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। तो बहुत ही सिंपल। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे गौर करने का कोशिश कीजिए, ये जो δθ था ये हमारे पास क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। अब बताइए, ये जो हमारे पास आर्क बना, ये जो BC का जो आर्क है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं यहीं पे नोटिफाई कर देता हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पे आर्क मिला, ये जो आर्क है हमारे पास, ऑब्वियसली इस आर्क का क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो है लेंथ ऑफ द आर्क है, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ΔS। तो बहुत ही सिंपल, हम जानते हैं यहाँ पे एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, एंगल जिसको ब्रैकेट में अगर मैं थीटा रफली मेंशन करूं तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस। बहुत ही सिंपल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में क्या हो जाता है, रेडियस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिंपली कह देते हैं आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आर्क अपॉन में रेडियस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एंगल। ये थीटा का डेफिनेशन है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए थीटा बराबर सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट देखिए यहाँ पे थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ सिर्फ थीटा, तो थीटा बराबर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास क्या है, ΔS और रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ΔS अपॉन में R। तो ये कहीं ना कहीं एंगल का तो डेफिनेशन आ गया, लेकिन एक्चुअली जो ये थीटा है, ये थीटा कहीं ना कहीं मुझे क्या दे रहा है, Δθ दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Δθ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ΔS अपॉन में R। यानी कि देखिए, अब जो कहिएगा कि सर आपने यहाँ पे थीटा लिखा, देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी एंगल को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू सिंपली होता है लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो ये जो आर्क बना इसका लेंथ क्या है, तो बिल्कुल ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, वही हमें क्या देगा, लेंथ ऑफ द आर्क देगा। तो आर्क अपॉन में हमने रेडियस मेंशन कर दिया, बहुत ही सिंपल। तो मान लेते हैं एंगल को हमने थीटा मान लिया, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखिए θ2 माइनस θ1 को एक थीटा ही तो मानेंगे। वो अलग बात है कि θ2 माइनस θ1 डिफरेंस, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, Δθ। चाहे तो आप Δθ लिख दीजिए या सिंपली थीटा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थीटा इज इक्वल टू ΔS बाय R, जिसको हम चाहे तो Δθ बाय ΔS अपॉन में R भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, Δθ इज इक्वल टू ΔS अपॉन में आते हैं ओमेगा। तो ऑलरेडी ओमेगा बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Δθ अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ΔT। तो ये हमारे को क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। बहुत ही सिंपल, एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बहुत ही सिंपल, Δθ अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ΔT। अगर हम इसी चीज़ को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस
एंगुलर वेलोसिटी। लिखने का तो इसको भी ओमेगा ही लिखेंगे, बहुत ही सिंपल। तो इसमें क्या लगा देंगे, जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो ओमेगा है इसी पे क्या लग जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। तो यानी कि जो ये हमारे पास ओमेगा है, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर हमारे पास क्या हो गया, डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। बहुत ही मतलब कहने का मतलब जहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाता है, मतलब आप किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए जो यहाँ पे होता है लिमिट हम लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि जिस भी इंस्टेंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हो वहाँ के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत 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 कम है, बहुत स्मॉल है, और इतना कम है कि वो 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन वो 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारे पास देखिए क्या है, इसी में हम लोग कह देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे देखिए, तीसरा हम लोग लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे इंडिकेट करेंगे, अल्फा। तो देखिए जैसा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं यहाँ पे अल्फा इज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि बहुत ही सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। बहुत ही सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहीं पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस लगा दूं, जैसे यहीं पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं इसी को लिखूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मैं यहीं पे फाइंड आउट करने का क्या कोशिश करूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बहुत ही सिंपल, क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। सिंपली लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ टर्म, जैसे हमारे पास मान लीजिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं, या कितने जगह पे आपको सिंपली एफ के फॉर्म में भी लिखा रहेगा। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही सिंपल, देखिए फ्रीक्वेंसी को हम दो नोटेशन से अक्सर यूज़ करते हैं, या तो हम इसको न्यू लिख देते हैं या फिर हम इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग न्यू कहते हैं, ये वी नहीं है, वी को ही थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख देते हैं, इसको हम लोग बेसिकली न्यू कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यू कहते हैं, ठीक है। और या तो स्मॉल एफ, तो आपको पता ही होगा कि स्मॉल एफ है ये। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ एक यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है, दैट विल गिव यू देयर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट। वेरी सिंपल, यहाँ पे ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं न्यू इज इक्वल टू लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, बहुत ही सिंपल, न्यू इज इक्वल टू 1/, क्या हो गया, टी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम विल गिव यू व्हाट, फ्रीक्वेंसी।
तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसको हम वेवलेंथ के केस में अगर देखा जाए तो वेवलेंथ का भी ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू 1/t लिख दिया तो या हम इस चीज़ को अगर वेवलेंथ के केस में लिखना चाहें तो न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/λ। लेमडा क्या होता है, एक वेव का लेंथ को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, या फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, टाइम पीरियड। यानी कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t। बहुत ही सिंपल, या न्यू को हम लिख सकते हैं 1/λ। तो डेफिनेशन जो हमारा कह रहा है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कोई भी चीज़ कितने रिवॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अक्सर आपको फ्रीक्वेंसी किसके फॉर्म में मिलेगा, हर्ट्ज के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ होता है, फिफ्थ टर्म हम ऑलरेडी जानते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा के बारे में ज़्यादा कुछ भाषण देने की रिक्वायरमेंट ने तो नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी को ही क्या कह देते हैं, ओमेगा। अब देखिए अक्सर यहाँ पे ओमेगा को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन होता है 2π/t। तो अगर ये 2π/t है तो बहुत ही सिंपल 2π। अब आपने देखा 1/t को हम लोग क्या लिख देते हैं, न्यू। तो 2π हम क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो ये एक्सप्रेशन हमारे को क्या मिल जाएगा, ओमेगा का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओमेगा यानी कि हम यहाँ पे भी ओमेगा को दिखा सकते हैं। ओमेगा बेसिकली क्या हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑलरेडी ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2π। और 1/t को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे इसको न्यू भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एंगुलर वेलोसिटी का देखिए SI यूनिट अगर आप देखा जाए तो ऑलरेडी डेल्टा थीटा है। तो थीटा का तो जो एंगल होता है इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और t का हो जाता है सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल, जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ही आपको मैंने इंडिकेट कर दिया हूँ, एंगुलर वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलेरेशन का बात करूँ, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन का, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत वाली, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑलरेडी रेडियन पर सेकेंड होगा, अपॉन में डेल्टा t है ही, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का जो SI यूनिट हो जाएगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी कि ये कुछ बेसिक टर्म था जिसको कि यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म था, इसको हमने आपको बहुत अच्छे समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और इसी जगह पे हम एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन को देखेंगे, रिलेशन बिटवीन, जैसे हमने देखा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, ठीक उसी तरह से लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन को देखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स अक्सर नीट में हो या जेई में हो या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर तरह के बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका जेई और नीट है, यहाँ से डेफिनेटली गारंटेड 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, v से, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से। तो देखिए कैसे इस रिलेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे, बहुत ही सिंपल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था। मान लीजिए कोई बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मान लेते हैं वो उसका नेचर ऑफ पाथ क्या है, ये सर्कुलर पाथ है। बहुत ही सिंपल, ये देखिए सेंटर है हमारे पास, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए, ठीक है। और वो बॉडी क्या कर रहा है, ए से कहाँ पे जा रहा है, किसी पॉइंट बी पे जा रहा है, किसी पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, बी पे। तो रेडियस तो वही रहेगा, आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे पास एक ए बी आर्क है, ये क्या है हमारे पास एक ए बी आर्क है, ठीक है। तो इस आर्क का जो लेंथ होगा वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसको हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं लेंथ ऑफ द आर्क को हमने क्या मान लिया, डेल्टा एस। क्या मान लिया, डेल्टा एस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, बहुत ही सिंपल, ये ओ जो है हमारे पास सेंटर है, कोई बॉडी ए पे था, वो कुछ समय के बाद टी टाइम के बाद कहाँ पे पहुँच गया, बी पे। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। जो आर्क होगा वो ए बी हो जाएगा, और इस ए बी जो आर्क है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, जिसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा एस। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल, ओमेगा को कहते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं हम लोग, ओमेगा को कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या रिलेशन को ड्राइव करना है,
लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को ड्राइव करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा हो गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है, आप बेशक वही चीज़ सेम पिछला डायग्राम को रिकॉल कीजिए। मैंने मान लिया कि ए से लेकर के बी पे गया थीटा 1, फिर बी से ए से लेकर के कहाँ पे चला गया, सी पे, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 को हमने क्या कहा था, डेल्टा थीटा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा थीटा, या सिंपली थीटा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम डेल्टा थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1, कहीं ना कहीं दो पोजीशन के बीच का लेंगे, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या है, डेल्टा एस हमारे पास क्या है, एंगुलर लेंथ ऑफ द आर्क है, हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, यानी कि जो हमारे पास आर्क है वो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या आ गया, डेल्टा एस आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले देखिए अब हमें जो इस रिलेशन को ड्राइव करना है इसके लिए क्या लेना है, तो अगर मुझे वेलोसिटी लेना है तो बहुत ही सिंपल, देखिए अगर हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तो डेट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन में आर। बहुत ही सिंपल, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मुझे ड्राइव क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी को ड्राइव करना है। तो देखिए वेलोसिटी जब ये है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम आएगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो LHS और RHS है इसको दोनों साइड क्या करते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल, हम यहीं पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी से। तो देखिए डेल्टा थीटा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एस है तो ये क्या हो जाएगा, आर डेल्टा टी, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, तो हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए मुझे तो चाहिए रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा अपॉन में इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में आर था, इसको दोनों साइड हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक पार्टिकुलर किसी ना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे थीटा अपॉन में टी आ गया तो कहीं ना कहीं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। और देखिए डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, ये भी हमें किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो यहाँ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो ये हमें क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ये हमें क्या दे देगा, लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट ले लूँगा तो ये बहुत ही सिंपल, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन में आर डेल्टा टी। तो जिसको हम चाहें तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये मुझे क्या दे रहा है, कहीं ना कहीं एक इंस्टेंटेनियस क्या दे रहा है, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, तो ये हमें क्या दे रहा है, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ओमेगा, विच इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/r को बाहर निकाल लेते हैं, और ये वाला टर्म पूरा मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r तो है ही, इनटू अब ये जो पूरा टर्म है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट, ये हमें कहीं ना कहीं क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो जिसको हम लोग सिंपली किससे इंडिकेट कर सकते हैं, v से, क्योंकि डेल्टा एस यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सिंपली यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए ये क्या हो गया, लिमिट लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, जिसको हमने किससे लिमिट कर दिया, v से, क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। तो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा आर इज इक्वल टू वी।
तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया, हैंस v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। यानी कि v हमारे पास क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी, r हमारे पास रेडियस हो गया, ओमेगा क्या हो गया हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो वेरी सिंपल। अब देखिए इसी तरीके से हम रिलेशन किस में ड्राइव करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो अगर मैं इसकी लीनियर एक्सेलरेशन के केस में लिखूंगा तो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, a r, और जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए डाटा तो हम इजीली फाइंड आउट कर लिए। जैसे हमारे पास v इज इक्वल टू r ओमेगा है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली रिलेशन आ जाएगा, लेकिन ये रिलेशन आएगा कैसे, इसी को थोड़ा सा हम आपको ड्राइव करके सिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा है तो a इज इक्वल टू r अल्फा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो एग्जाम में तो हमको केवल इसी रिलेशन से, इसी फॉर्मूला से केवल काम है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली इस रिलेशनशिप को भी हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो जैसे हमने इसको ड्राइव किया हूँ उसी तरीके से हम इसको ड्राइव कर लेंगे। तो चलिए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग ड्राइव करके देखें। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए हमारे पास क्या हो जाता है, ए को हम लोग कह देते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो अल्फा आ जाता है इसको हम लोग क्या इंडिकेट कर देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी तुरंत हम लोगों ने ड्राइव किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, जो कि हम लोगों ने क्या देखा था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब बहुत ही सिंपल, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो अगर मैं ये जो v इज इक्वल टू r ओमेगा है, जो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में अभी तुरंत हमने रिलेशन को देखा था, यानी कि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर मैं इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो बहुत ही सिंपल, देखिए dv बाई dt हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो a इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, dv बाई dt, बहुत ही सिंपल। और साथ में अगर हम अल्फा देखेंगे तो अल्फा क्या होना चाहिए, d ओमेगा बाई dt, बहुत ही सिंपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विल गिव यू लीनियर एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिंपल, अभी तुरंत जो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था v इज इक्वल टू r ओमेगा, इसी को हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम सीधे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो बहुत ही सिंपल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर ओमेगा अपोन में क्या हो जाएगा, dt। बहुत ही सिंपल, तो हम क्या लिखेंगे, dv अपोन में dt विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल के जरिए r को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, d ओमेगा बाई dt। ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज dv बाई dt हमें क्या देगा, a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r d ओमेगा बाई dt क्या दे देगा, अल्फा। अभी तुरंत हमने दिखाया था अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt और a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो हमारे पास आ गया रिलेशन, हैंस जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है वो क्या आ गया, a इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल r अल्फा, जो कि मैंने दिखा भी रखा था कि जैसे v इज इक्वल टू r ओमेगा है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अल्फा, जिसको कि हमने बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अल्फा। यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। बहुत ही सिंपल रिलेशन है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, खटाक से मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब देखिए इसी के ऊपर क्या करेंगे, हम आपको कुछ अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाते हैं, ताकि जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, हमें दिख रहा है मास कितना है हमारे पास, 100 kg। नेक्स्ट रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर ऑलरेडी हमारे पास कितना दे रखा है, 0.40 मीटर। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.20 मीटर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, मेकिंग 100 रिवॉल्यूशंस, देखिए इसको ध्यान में देखिएगा, 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन बताया था उसमें हमने क्या बताया था, रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है, 1000। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें चाहिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो बहुत ही सिंपल, जो मिनट में उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, वेरी सिंपल। तो दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 60, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सीधे हमारे पास क्या आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आरपीएस, यानी कि जो हमारे पास रिवॉल्यूशन आरपीएम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आरपीएस में, यानी कि ये क्या था हमारे पास, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरपीएम लिख सकते थे, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, आरपीएस, जिसको हम लोग कहेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वेरी सिंपल। अब देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑलरेडी हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डेट लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए r तो मुझे दे रखा है 0.20 मीटर, लेकिन हमें ओमेगा पता है क्या, नहीं पता है। तो अगर हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे सो, अब देखिए ओमेगा को कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल, ओमेगा बराबर तो आप लोग जानते हैं 2 पाई क्या होता है, 2 पाई बाई टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। अब देखिए यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, वेरी गुड, 2 पाई पता है, तो ओमेगा आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपको ओमेगा मिल गया। अब इस ओमेगा का वैल्यू आप क्या कीजिए, लीनियर वेलोसिटी में पुट कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं हेंस v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, r ओमेगा। तो r हमारे पास कितना है 0.20 इंटू, इंस्टीड ऑफ ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे 100, 100 से 100 ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा, वेरी सिंपल। तो हमारे पास डायरेक्ट v इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशनशिप क्या निकल गया, 2 3 जा कितना हो गया 6, तो यानी कि 20 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 20 पाई बाय 3, क्या हो जाएगा, वैल्यू हो गया 2 3 जा हो गया 20 पाई बाय 3। आप चाहे तो यहाँ पे पाई का वैल्यू डाल भी सकते हो, पाई का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, 3.14 ले लीजिए, यानी कि हमने सिंपली लिख दिया v इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल। तो आई होप आपको अच्छे समझ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.30 मीटर, यानी कि बहुत ही सिंपल, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 0.30 मीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इज इंक्रीज्ड इन 5 मिनट्स, यानी कि टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, जो कि हो जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30, 300 सेकेंड। ठीक है, इसका रिवॉल्यूशन फ्रॉम 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 100 आरपीएम टू 400 आरपीएम। तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल, एक को हमने माना न्यू1, तो न्यू1 हमारे पास कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 60 आरपीएस। सिमिलरली न्यू2 हमारे पास कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 60 आरपीएस, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट था तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने हर केस में क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया। बहुत ही सिंपल। आगे पूछा फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, केवल वैल्यू को पुट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलेरेशन। देखिए एंगुलर एक्सेलेरेशन को किससे इंडिकेट करते हैं अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है हमारे पास, तो ऑलरेडी देखिए ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था, ए इज इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा, और वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। तो बहुत ही सिंपल, ये दोनों रिलेशन ही हमारा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है लीनियर एक्सेलेरेशन। तो लीनियर एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आर अल्फा, और पहला पार्ट में हमें क्या दे रखा ये हमें लीनियर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमारे पास एंगुलर। और ऑलरेडी आपने देखा एंगुलर एक्सेलेरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, या सिंपली आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में
टी, बहुत ही सिंपल, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कह देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर लिखना चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या सिंपली अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दूसरा पार्ट तो मैं कह रहा लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि ए फाइंड आउट करने के लिए मुझे कंपलसरी अल्फा चाहिए। तो यानी कि पहला जो फॉर्मूला यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ये फॉर्मूला तो हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें अल्फा ही निकालना है और इसमें तो लीनियर एक्सेलरेशन है, तो कहीं कोई डाटा है ही नहीं, ये तो फॉर्मूला कभी यूज ही नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अगर मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो इस दोनों केस में हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट केस में, एंगुलर वेलोसिटी सेकंड केस में, यानी कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, या सिंपली अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत ही सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन में सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो आप जानते हो जैसे हमारे पास न्यू वन है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पाई न्यू वन, वेरी सिंपल, और ओमेगा 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू 2, वेरी सिंपल। तो अगर मैं डेल्टा ओमेगा लिखूंगा तो क्या होगा हमारे पास, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में हमारे पास डेल्टा टी हमारे पास क्या ले लेंगे, अगर हम चाहें तो देखिए जहाँ पे ओमेगा 1 है वहाँ पे टाइम हमारे पास क्या है, T1, वेरी सिंपल, और ओमेगा 2 के लिए हमने क्या ले लिया, टाइम T2। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे चाहें लिखना तो T2 माइनस क्या लिख सकते हैं, T1। तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिलेशन को आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा 2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू 2 माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, न्यू 1 अपॉन में T2। देखिए T2 तो हमारे पास क्या दे रखा है, T2 को अगर ऑब्वियसली देखिए एक चीज़ देखिए, टोटल टाइम हमारे पास क्या है 5 मिनट्स, यानी कि कहीं ना कहीं T2 माइनस T1 हमारे पास क्या है डेल्टा टी, और T2 माइनस T1 ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 5 मिनट्स, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 300। इसको सॉल्व कीजिए, 2 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, न्यू 2 माइनस न्यू 1, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल, 400 अपॉन 60 माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में 60, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट, और अपॉन में डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ 300, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल, हमारे पास ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो अगर मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बहुत ही सिंपल रिलेशन आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 10, तो 40 माइनस 10 हमारे पास, या 6 एलसीएम भी ले लेते हो तो 40 माइनस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा 30, मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 300। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल 3 1 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, 2 से हम लिख सकते हैं 5, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 6 5 जा 30। तो वेरी सिंपल, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल क्लियर है, पाई अपॉन में 30 रेडियन पर सेकेंड, जो कि हमारे पास सीधे फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो बहुत ही सिंपल, ए इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास कितना है 0.30 इंटू अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, पाई बाय 30। तो बहुत ही सिंपल, पाई बाय 30, इस डेसिमल को हटाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे 100, ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे क्या आ गया, पाई अपॉन में 100। लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये किस में आ जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन था, यानी कि हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, जो पहला पार्ट हमारे पास था अल्फा हमारे पास क्या निकल गया था, पाई अपॉन में 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो सेकेंड पार्ट हमारे पास था वो क्या है हमारे पास, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि ए हमारे पास कितना निकल गया, पाई अपॉन में 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल था, केवल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो ये जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पुट द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और देखिए मैंने आपको यहाँ पे हर रिलेशन को ड्राइव करके इसलिए सिखा दिया हूँ क्योंकि अगर गलती से कहीं पे कन्फ्यूज़न आए तो आप शॉर्ट में साइड में कहीं भी इमीडिएट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत ड्राइव करके आप चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही है या फिर गलत है। तो इसमें सारा गेम फॉर्मूला का ही, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर, यानी कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर।
केवल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने का, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा।